गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा आज का टॉपिक है माइकल वॉल्जर एंड कम्युनिटेरियनिज्म। अच्छा। माइकल वॉल्जर एक प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक है जो समुदायवाद के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। समुदायवाद का मुख्य विचार यह है कि व्यक्ति समाज और समुदाय के संदर्भ में ही समझे जा सकते हैं। व्यक्ति समाज और समुदाय के संदर्भ में ही समझे जा सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा। वॉल्जर के अनुसार न्याय और नैतिकता समाज के मूल्यों और परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए। न्याय और नैतिकता समाज के मूल्यों और परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए। अच्छा। ना कि सार्वभौमिक सिद्धांत पर। वाह, क्या बात है। बोलो बोलो, शाबाश। माइकल वॉल्जर ने कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी की थ्योरी भी दी है। अच्छा, पहले इनका नाम भी लिख दो और ये लिख दो, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को स्पेलिंग ही ना आए, क्योंकि ये विदेशी नाम है ना। माइकल, आप अपनी चैट जीपी पे अपने फ़ोन पे चाहे तो देख सकते हैं क्या किया इन्होंने, और इसकी फ़ोटो भी ग्रुप में शेयर करो। माइकल वेल्जर ऐसा पढ़ रहे हैं इसको, है ना। और थ्योरी बताइए आपने, कॉम्प्लेक्स। नेट नोट में अगर शॉर्टकट आएगा उसको लिंक करने को आएगा सीधा, पर आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, जटिल समानता बेटा। ठीक है बेटे, बोलो, शाबाश। तो अब माइकल वॉल्जर के समुदायवाद और जटिल समानता के सिद्धांत को समझते हैं। इसका पहला पॉइंट है समुदाय का महत्व और सांस्कृतिक संदर्भ। अच्छा। वॉल्जर का मानना है कि न्याय के सिद्धांत समुदाय के मूल्यों और परंपराओं पर आधारित होने चाहिए। अच्छा। उदाहरण के लिए विवाह के संबंध में विभिन्न समुदायों के अलग अलग नियम हो सकते हैं। एक मिनट रुको, देखो क्या बोल रही है ये, फिर से बोलो बेटा। न्याय के मूल्य क्या बोला आपने, बोलो। वॉल्जर का मानना है कि न्याय के सिद्धांत समुदाय के मूल्यों और परंपराओं पर आधारित होने चाहिए। गुड, रुको। आप लोगों ने विचारक तो थोड़े पढ़े होंगे। हंसा देवी, आपके अनुसार जो ये बोल रही हैं कि न्याय के मूल्य समुदाय के अनुसार, है ना, समुदाय के मूल्यों और परंपराओं पर आधारित होने चाहिए, क्या ये प्लेटो की डेफिनेशन ऑफ न्याय से ठीक है कि गलत है? क्या ये प्लेटो के वेजलर जो न्याय की परिभाषा दे रहा है, क्या प्लेटो के न्याय से मैच हो रहा है कि उसके खिलाफ है? जी हाँ मैम। सर थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है। अच्छा, यहाँ बिटिया कोई और बोलेगा? प्लेटो के न्याय का सिद्धांत जो लेटा है उनको मैं माफ़ करता हूँ, जो वेजलर का जो सिद्धांत है न्याय का, कि न्याय जो है समाज के नैतिक मूल्यों से तय होगा न्याय क्या है, सही गलत। क्या ये प्लेटो के न्याय के सिद्धांत से ठीक है कि बेटा गलत है? बिटिया आप बोलो, ट्राई तो करो। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत भूल गए कि याद है ना? तो बोलो, है कि नहीं? मेरे ख्याल से नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेटो के न्याय का सिद्धांत होता है हर व्यक्ति जो उसका कर्तव्य है उसको करे। उसका पता कैसे लगेगा? उसके आंतरिक गुणों से। हो सकता है समाज उसको ना बता सके, तो बोलता है सच क्या है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स बोलता है वो, कि परम ज्ञानी जो पुरुष है ना, वो गुफा में, हम सब कहाँ रह रहे हैं? इंद्रियों की गुफा में। और इंद्रियों की गुफा से हमारी आंखों पे क्या पड़ चुका है? अंधेरे का पर्दा। और हमारे पीछे से लोग जा रहे हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, केव एनर्जी दी थी, और हमें लोग चलते दिख रहे हैं पर स्पष्ट नहीं दिख रहा क्या है। और हम सब इसीलिए तुक्के लगाते लाइफ में, सच्चाई क्या है। जो ज्ञानी पुरुष है वो अपने ज्ञान के माध्यम से गुफा से कहाँ जाता है? बाहर, और सच्चाई देख के आता है वापस। तो यानी कि न्याय जो है असल में वो तर्क से और ज्ञान से क्या कर सकते हैं आप? प्राप्त। भाई वेजलर क्या बोल रहा है? आपका समाज और उसके मूल्य से न्याय प्राप्त होता है। तो मुझे लगता है, मेरी ये टेक है, बाकी कोई गलत समझता है वो उनकी कमेंट करें, है ना जी, कि ये प्लेटो से बरखिलाफ है, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे आप बोलो बेटा, शाबाश। उदाहरण के लिए विवाह के संबंध में विभिन्न समुदायों के अलग अलग नियम हो सकते हैं। गुड। कुछ समुदायों में बहुविवाह स्वीकार्य हो सकता है, जबकि अन्य में यह अस्वीकार्य हो सकता है। बहुत सुंदर। जैसे कि हमारे हिमाचल में कौन सी प्रथा प्रचलित थी पहले, है पता किसी को? पहाड़ी इलाकों में पोलिएंड्री, है ना, बहुपति पत्नी पति प्रथा थी पहाड़ों में। इस पे वाई एस परमार ने भी किताब लिखी है, पोलिएंड्री इन हिमालय। कौन थे वाई एस परमार? हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री। वो अपनी स्टडी करने गए थे वहाँ पर यूपी, क्योंकि वहाँ से पास पड़ता है, सिरमौर से थे ना वो, तो उनकी बुक है पोलिएंड्री इन हिमालय। तो ये जो बहुपति प्रथा, जिसको द्रौपदी प्रथा भी कई बोलते हैं, तो ये सिरमौर में, जहाँ आजकल जिनको ट्राइबल का दर्जा मिला, हाटी है, इवन हमारे इस बेल्ट में भी हो सकती, पहले रही हो, लौल में भी थी, किन्नौर में भी कुछ जगह है, पर अब थोड़ा छोड़ रहे हैं इसको नई पीढ़ी। पर पहले से ये व्यवस्था होती थी कि एक ही परिवार में एक ही बहू लाते थे, 3-4 भाइयों की पत्नी होती थी, ताकि ज़मीन ना बटे। इस तरह की सोच थी, अब ये बदल रही है। तो ये बोले शादी करने के अलग अलग क्या है, तरीके हैं। शाबाश, आगे बोलो। वॉल्जर
के अनुसार न्याय का सिद्धांत उस समुदाय के मूल्यों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए, गुड। ना कि किसी सार्वभौमिक नियम के अनुसार। इसका मतलब क्या हुआ? कोई आदमी आके बोले कि इस लेडी के 2 पति है 3 पति है, ये तो कलंकनी है, इसको ठोको जेल में। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपको उस समाज के हिसाब से उनका क्या देना पड़ेगा, न्याय। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम अमेरिका हैं और हम बोले कि ये जो तालिबान वाले लोग हैं औरत को उसमें ढक रहे हैं, क्या बोलते हैं, गुंडों में ढक रहे हैं, सर के बुरके में डाल रहे हैं या कोड़े मार रहे हैं, इसका मतलब ये भी हुआ तो आप मत बोलो, क्योंकि अमेरिका का स्टाइल अलग है, इनका कल्चर अलग है। इसमें ये खतरा भी है वैसे देखा जाए तो। आगे बोलो बेटे, शाबाश। अब इसी पॉइंट को हम दूसरे उदाहरण के साथ समझते हैं। किसी समुदाय में भूमि के स्वामित्व के नियम अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। कुछ समुदायों में भूमि सामूहिक रूप से स्वामित्व में हो सकती है, बिल्कुल, जबकि अन्य में यह व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में हो सकती है। बिल्कुल। कोई उदाहरण देगा बच्चा? यहाँ कोई है हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल जहाँ भूमि सबकी इकट्ठी है? आपके गाँव में कोई ऐसा एग्जाम्पल है, कोई संस्थान जो भूमि सबकी है गाँव में? है कोई ऐसी भूमि आपके गाँव में, या सबकी पर्सनल है? इकट्ठी भूमि कोई नहीं आपके गाँव में? हाँ, जहाँ सबका कब्जा है, सब जा सकते हैं, देवता का ग्राउंड है, इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। आगे बोलो, शाबाश। वॉल्जर के अनुसार भूमि के स्वामित्व के नियम उस समुदाय की परंपराओं और इतिहास पर आधारित होने चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं जटिल समानता का सिद्धांत। हाँ। वॉल्जर के अनुसार विभिन्न सामाजिक वस्तुओं को उनके अपने अपने क्षेत्रों में वितरित किया जाना चाहिए। वाह। और किसी एक क्षेत्र की असमानता को दूसरे क्षेत्र में नहीं फैलने देना चाहिए। उदाहरण के लिए धन और राजनीतिक प्रभाव। यदि कोई धनी व्यक्ति अपनी धन शक्ति का उपयोग करके राजनीतिक सत्ता पर अनुचित प्रभाव डालता है तो यह जटिल समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अच्छा, गुड। उदाहरण के लिए यदि कोई धनी उद्योगपति राजनीतिक दलों को भारी दान देकर नीतियों को प्रभावित करता है तो यह अनुचित है। वाह। शिक्षा और सामाजिक स्थिति। शिक्षा का वितरण योग्यता और आवश्यकता के आधार पर होना चाहिए, ना कि केवल धन के आधार पर। क्या बात है। उदाहरण के लिए यदि धनी परिवारों के बच्चे केवल धन के कारण बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हैं और सामाजिक स्थिति में आगे बढ़ते हैं तो यह जटिल समानता के खिलाफ है। अच्छा, गुड। कोई बच्चा उदाहरण दो इसका, है ऐसा कि नहीं? बोलो भाई, तुम तो बोलो। पीछे आपसे एप्लीकेशन साइन करानी थी मैंने, वो वाली बीएड वाली। बोलो, है कि नहीं ऐसा कि क्या बोलते आपने, धनी बच्चे? उससे बोलो। उदाहरण के लिए यदि धनी परिवारों के बच्चे केवल धन के कारण बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हैं और सामाजिक स्थिति में आगे बढ़ते हैं तो ये जटिल समानता के खिलाफ होगा। अच्छा, तो अगर बस काफ़ी, अगर बैचलर के हिसाब से सोचे हम, बेल्जर के हिसाब से, सॉरी, आप बताओ, जो बीएड के लिए 2 लाख रुपए लगता है, तो जिन बच्चों के पास 2 लाख रुपए है वही करें ना उसको, जिसके पास नहीं उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या ये बैचलर के अनुसार से ये जटिल समानता के खिलाफ है कि समर्थन में? जटिल समानता के खिलाफ है ना, क्योंकि उन बच्चों के जो बीएड एंट्रेंस में कम नंबर भी आएंगे, बेसिक पास आएंगे, पर क्योंकि उनके पास 2 लाख रुपए अवेलेबल है तो वो बीएड करेंगे। किसी कोई बच्चा सरकारी में टॉप में आने से कुछ नंबरों से भी रह गया तो वो रह गया, है ना। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। डॉक्टर, कोई बताएगा आप में से डॉक्टर बनने की कितनी फीस है शर्मा जी? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में करना हो भारत में आज, सोचो, गैस मारो मोटी, कितने लगेंगे? मान लो डॉक्टर बनाना है कोई तो 15 लाख ना, कितना अच्छा बोला है। आप बोलो सर, आज अगर किसी बच्चे ने प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर बनना है, टेस्ट दिया पीएमटी का, बेसिक नंबर बीएड की तरह ही बेसिक नंबर उसके आगे, उसको बोला करो डॉक्टरी, पर प्राइवेट से करेंगे आप, सरकारी से नहीं कर सकते। इन्होंने बोला 20 लाख लगेंगे। कोई झगड़ा नहीं, अपने भाई छोटे। आप बोलो कितने लगते हैं डॉक्टर बनने के लिए? बाकी बच्चे ऐसा करो, अपना फोन दबाओ और देखो इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनने की फीस कितनी? मैं बताऊँ आपको, 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपए लगता है सारा खर्चा हो करके। अब आप बताओ, कोई बिटिया, गरीब घर की बिटिया जिसके पास जो है तो बिल्कुल टॉप में नहीं है, सरकारी कॉलेजों में नहीं जा सकती, क्या वो डॉक्टर बन सकती है मैडम? और जो दूसरी बेटी जो कम नंबर से भी डॉक्टर बन रही है, उसमें क्या विशेष योग्यता उसके पापा के पास? पैसा है ना। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की समानता है? क्या समानता है? समानता है ना। शिक्षा को आपने किस पे बांट दिया? पैसे की वजह से। पैसे की वजह से 2 बच्चों में फर्क हो गया, उनकी योग्यता की वजह से नहीं कि पढ़ाई में पढ़ने कितना शौक था। और सरकारी में बेटा डॉक्टर बनने के लिए 15 लाख लगता है बड़े भाई, 20-1 लाख फीस लगती है, 3-4 लाख रुपए फीस लग जाती है, मतलब 15 तक पहुंच जाते हैं सरकारी में भी। तो प्राइवेट में तो 1 करोड़ लग रहा है इस टाइम भारत में। इसलिए तो लोग यूक्रेन जाते डॉक्टर बनने, शौक थोड़ी है उनको। चाइना जाते, चाइना में सस्ता है,
इंडिया में मेडिकल डॉक्टर लॉबी इतनी खतरनाक है, इन्होंने डॉक्टरी की सीटें इतनी महंगी रखी है प्राइवेट कॉलेजों में। तो अब आप बताओ, ये तो चलो सरकार कुछ टाइम से ही कॉलेज खोल दिए बहुत सारे हिमाचल में भी, अब डॉक्टरों की कमी नहीं होगी, पर अन्यथा किसी बच्चे ने डॉक्टर बनना है और टॉप सरकारी मेरिट में नहीं है तो 1 करोड़ रुपया चाहिए आपके पास, तब बनेंगे आप डॉक्टर, ठीक है ना। आगे बोलो, शाबाश बेटी। स्वास्थ्य सेवाएं आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि धनवान लोग केवल धन के कारण बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करते हैं तो यह जटिल समानता के विरुद्ध है। बहुत सुंदर। देखो स्वास्थ्य सेवाएं, दो कोई एग्जाम्पल भाई, स्वास्थ्य सेवाओं का एग्जाम्पल दो कोई, है ऐसा कि नहीं? कुछ टाइम से थोड़ा बढ़ दिया, जो 5 लाख तक का जो बना ना इलाज का, उससे थोड़ी राहत हुई है। अन्यथा बेटा बहुत समय पहले तक जो लोग ना, जैसे इसके पापा को बुढ़ापे में 2 स्टंट लगने हैं, खर्चा आ रहा है 2 लाख रुपया, तो बहुत से लोग जो गरीब है सोचेंगे खापरे ने आज नहीं तो कल तो बूढ़े ने मरना ही है, अब 2 लाख में मैं अपना खेत बेच दूँ या लोन ले लूँ तो बूढ़ कितना जिएगा, 5 साल जिएगा, दे मरने तब और क्या करना फिर। ऐसा करते थे लोग, झूठ सच चाहिए, क्योंकि सोचता है ना आदमी अब मैंने बच्चे भी पालने हैं, अब इस बुजुर्ग को बचाने के लिए मैं 2 लाख लगा दूँ, उसका कितना कर्जा मेरे पे चढ़ेगा, 2 मरने अब और क्या कर सकते हैं। तो क्या ये अन्याय नहीं है? और किसी के पास जो है पैसा है तो वो लंबी लंबी उम्र जी रहा है, मतलब नकली सब कुछ लगा के, तो ये होती है वो क्या है ना, जिन्होंने बोला कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी हो गई ना। आगे बोलो, शाबाश। नागरिकता। हाँ। वॉल्जर की बुक स्फीयर्स ऑफ जस्टिस में बताया गया है कि नागरिकता को किसी भी प्रकार से खरीदा नहीं जा सकता है। अच्छा, ये बुक है स्फीयर ऑफ जस्टिस, वाह पता होना चाहिए। नागरिकता को किसी भी तरह से खरीदा नहीं जा सकता। गुड, ब्यूटीफुल। आगे बोलो। हर देश का नागरिकता का अपना नियम होता है Good. और यह नियम उस देश के मूल्यों पर आधारित होता है। वाह। जैसे कि किसी देश के नागरिकता के नियम उस देश के इतिहास और संस्कृति पर आधारित हैं वाह। और उन नियमों के अनुसार ही नागरिकता दी जानी चाहिए। अब देखो, पहले आप ये बताओ भारतीय संविधान में नागरिकता कौन से आर्टिकल में चलती है? बोलो भाई बच्चों, कौन से आर्टिकल्स हैं भारतीय संविधान के? फ़ोन भी चला सकते हैं आप, कोई डरने की बात नहीं है। कहाँ से कहाँ है आर्टिकल बताओ बेटा, फ़ोन ऑन कर सकते, चैट जीपी कर सकते हैं। 5 से शुरू होते हैं, बोलो। हाँ, भाग 2 बिल्कुल 5 से, हाँ बहुत बढ़िया बोला आपने, है ना। और ये बोले हर एक नागरिकता नहीं खरीद सकते, बोला आप। नागरिकता वहाँ की संस्कृति और उसके हिसाब से मिलती है। हालांकि अलग बात है, आजकल हो सकता है कई देश बेचते भी हो, जैसे अमेरिका बेचता है नागरिकता HB1 के थ्रू। अगर आप हाई पढ़े लिखे डॉक्टर है तो वो आपको बुला लेता है, फिर कुछ साल में आपको क्या बना देता है, नागरिक। हाँ आ जाओ बेटे, बोलो। तो इसका क्रिटिसिज्म भी है। हाँ। इसका पहला क्रिटिसिज्म ये है कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद का आरोप। हाँ। आलोचकों का तर्क है कि कुछ सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होने चाहिए जो हाँ। सभी समाजों पर लागू होते हैं, बिल्कुल। जैसे कि मानवाधिकार। हाँ। यदि हम केवल सांस्कृतिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उन समाजों में अन्याय को अनदेखा कर सकते हैं जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इसको हिंदी में बहुत सा शब्द यूज किया आपने, क्या बोला? सापेक्षता, क्या बोला? नैतिक सापेक्षवाद का, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का आरोप। हाँ, इसको बोलेंगे कल्चरल मॉरल रिलेटिविज्म का आरोप, है ना। इसका मतलब यही हुआ कि बोला ना आपको कि अफगानिस्तान में एक लड़की को इसलिए फेंक दिया गया छत से उठा के नीचे, या कहीं पाकिस्तान में, कि उसने वो पैंट पहनती थी, हॉकी खेलती थी। जब दोबारा आया ना तालिबान, तो कई ऐसी औरतों को वहाँ मारा गया जो कि उस टाइम बिना सर के ढके हुए जो है अपना लाइफस्टाइल जीती थी, उनको टारगेट किया गया। अब आप बोलेंगे इनके हिसाब से, अरे उनका कल्चर है आप मत बोलो इसमें, तो ये बोलते नहीं, कुछ तो सार्वभौमिक मूल्य भी होते हैं समाज में, कि नहीं कल्चर के हिसाब से चलने दो, तब तो कोई बेटी को मार रहा है, कुछ कर रहा है, चलने दो, ऐसा थोड़ी हो सकता। कुछ यूनिवर्सल नियम भी तो होते हैं, ये इसका खिलाफ काउंटर है। आगे बोलो, शाबाश। समुदाय की अस्पष्ट परिभाषा। गुड। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि समुदाय क्या है और Okay. इसकी सीमाएं क्या है। गुड। क्या समुदाय एक राष्ट्र है, एक शहर है या एक छोटा समूह है? क्या बात है। यह अस्पष्टता बॉल्जर के सिद्धांत को लागू करने में मुश्किलें पैदा करती है। बिल्कुल। विभिन्न क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना मुश्किल है। कुछ सामाजिक वस्तुएं एक से अधिक क्षेत्रों में आती हैं। उदाहरण के लिए मीडिया को राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक प्रभाव दोनों के रूप में देखा जा सकता है। हाँ, डिवाइड करो बोला, इसको डिवाइड करना मुश्किल है। वाह। यह निर्धारित करना मुश्किल है कि मीडिया को किस क्षेत्र में रखना चाहिए और इसके वितरण के लिए कौन से सिद्धांत लागू होने चाहिए। वाह, क्या बात है। व्यक्तिगत अधिकारों का अभाव। कुछ आलोचकों का कहना है कि बॉल्जर का सिद्धांत व्यक्तिगत अधिकारों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता है। बिल्कुल सही। यदि समुदाय के मूल्य व्यक्तिगत अधिकारों के साथ संघर्ष करते हैं तो बॉल्जर का सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं करता है कि किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बिल्कुल, वो तो बोलता ही है कि समाज जो सोचता है वही सही है, बंदे की कोई वैल्यू नहीं। बजाओ ताली इनके लिए, वेरी गुड। आ जाओ बेटा, वेरी गुड। आ जाओ, बैठो बैठो।
है ना। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, लास्ट उदाहरण, जैसे समाज के मूल्य लग गए, बंदे के मूल्य लग गए। जैसे कि एक था बंदा नहीं जीवित है अभी, एक आंख फट चुकी है पर जिंदा है, नाम है सलमान रुश्दी, नाम है उसका। क्या नाम है? सलमान रुश्दी। आप देख सकते हैं, बूढ़ा हो गया है, इंडिया में पैदा हुआ है, पाकिस्तान में। उन्होंने एक बुक लिखी थी बड़ी फेमस, बस बहुत सी बुक्स लिखी है उन्होंने। एक उस बुक का नाम है, जिसके बाद उनको मारने की धमकी आई थी, किताब है सेनेटिक वर्सेस। उसमें उन्होंने कुछ इस्लाम के संदर्भ में लिखा था, है ना, शैतान के संदर्भ में। तो उसको कई मुस्लिम लोगों ने माना कि इसने ब्लास्फेमी कर दी, मतलब हमारे भगवान की क्या कर दी, निंदा कर दी। तो उनके मर्डर की वो आई थी, मारो इनको। फिर वो भाग गए, विदेश में रहे। अभी हाल ही में दोबारा उनकी पर अटैक हुआ बुढ़ापे में, तो एक आंख उनकी फोड़ दी। आप देख सकते हैं, अब वो ऐसा लगाते हैं, पर बच गए, जिंदा है अभी तक। तो सलमान रुश्दी की सोच अलग है, तो उसके लिए उसको क्यों मारा जाए? तो ये वाली बात है, ठीक है ना, कि मेरी सोच मेरे समाज से क्या हो सकती है अलग, पर उसके लिए मुझे क्यों मेरा मर्डर किया जाए, ठीक है ना। तो ये वाली बात है ना कि भाई अगर आप बोलेंगे समाज की नैतिकता ठीक है, तब तो कोई भी प्रश्न उठाने से क्या करेगा, डरेगा, है ना। ओके भाई दोस्तों।